राजा का असली बेटा कौन? किसी समय की बात है। मालवा के विशाल साम्राज्य के राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनका नाम दूर दूर तक उनकी निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और प्रजा के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। उनके दरबार में विद्वान, कवि और योद्धा सभी का सम्मान था। लेकिन राजा के जीवन में एक कमी थी जो उन्हें हर रात चैन से सोने नहीं देती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। रानी सौम्या भी इसी बात से दुखी रहती थी। वर्षों तक प्रजा की सेवा में व्यस्त रहने के बाद राजा को अब उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी। एक दिन राजा और रानी एक पवित्र तीर्थ यात्रा पर गए। वहां पर पहाड़ी पर एक प्राचीन मंदिर में एक तपस्वी ने उन्हें दर्शन दिया। तपस्वी ने राजा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुमने प्रजा के लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हें 2 पुत्र प्राप्त होंगे, लेकिन एक सवाल तुम्हें हमेशा परेशान करेगा। असली बेटा कौन? तुम्हें स्वयं इसका जवाब खोजना होगा। राजा और रानी ने तपस्वी का आशीर्वाद लिया और मन ही मन सोचने लगे कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। कुछ वर्षों बाद तपस्वी का आशीर्वाद सच हुआ। रानी सौम्या को 2 जुड़वा पुत्रों का जन्म दिया, जिनके नाम रखे गए चंद्र और सूर्य। दोनों बच्चे एक जैसे दिखते थे, मानो एक ही रत्न के 2 हिस्से में तराशा गया हो। चंद्र की आंखों में शांति और गहराई थी, जबकि सूरज की आंखों में उत्साह और साहस झलकता था। राजा और रानी ने दोनों को समान प्यार, शिक्षा और संस्कार दिए। चंद्र को किताबें, कविताएं और दर्शन पसंद थे। वह घंटों गुरुओं के साथ बैठकर राज, शास्त्र और नीति की बातें करता। दूसरी ओर सूरज को तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला में रुचि थी। वह हमेशा सैनिकों के साथ अभ्यास करता और सीमाओं पर जाकर योद्धाओं के साथ बातें करता। दोनों भाइयों में गहरी दोस्ती थी, पर उनकी सोच और स्वभाव में अंतर था। चंद्र का मानना था कि एक राजा का असली कर्तव्य उनकी प्रजा की भलाई और उनके जीवन को सुखी बनाना है। सूरज का मानना था कि एक राजा का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना और साम्राज्य को अडिग रखना है। राजा विक्रमादित्य दोनों की बातें सुनते और सोचते कि दोनों में ही राजसी गुण है, लेकिन कौन उसके साम्राज्य को सही मायनों में संभाल सकता है। जैसे जैसे राजा की उम्र बढ़ने लगी, उत्तराधिकारी का सवाल उनके मन में गूंजने लगा। तपस्वी की बातें बार बार याद आती, असली बेटा कौन? एक रात जब राजा अपने कक्ष में अकेले बैठे थे, उन्होंने फैसला किया कि वह दोनों बेटों की परीक्षा लेंगे। अगले दिन सुबह उन्होंने दरबार बुलाया और चंद्र व सूर्य को सामने बुलाया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे प्यारे पुत्रों, तुम दोनों मेरे गौरव हो, लेकिन एक साम्राज्य को केवल एक ही राजा जरूरी होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यह साबित करो कि तुम में से कौन मेरा असली उत्तराधिकारी है। इसके लिए मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। तुम्हें 1 महीने का समय है। इस दौरान तुम्हें ऐसे कार्य करने हैं जो मेरे साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा त्याग दर्शाए। जो इस साम्राज्य के लिए सबसे अधिक समर्पण दिखलाएगा, वही मेरा असली बेटा और उत्तराधिकारी होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। चंद्र और सूर्य ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अपने पिता को प्रणाम किया। दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल पड़े, मन ही मन एक ही संकल्प लिए, अपने पिता और साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा साबित करना। चंद्र ने कुछ दिन गहरे विचार में बिताए। उसने सोचा कि एक राजा को असली कर्तव्य अपनी प्रजा के दुख दर्द को समझना और उनकी भलाई करना है। उनके साम्राज्य में गांवों और कस्बों का दौरा शुरू किया। उसने देखा कि कई गांवों में गरीबी, भूखमरी और बीमारी से जूझ रहे थे। अनाथ बच्चे सड़कों पर भटक रहे थे और बुजुर्गों को कोई सहारा नहीं था। चंद्र ने अपने पास मौजूद सारी संपत्ति, सोना, जवाहरात और जमीन प्रजा की भलाई के लिए दान कर दी। उसने अनाथों के लिए आश्रम बनवाए, वहां बच्चों को शिक्षा और भोजन मिल सके। उनके गांवों में कुएं और तालाब खुदवाए ताकि लोगों को पानी पीने को मिल सके। उसने वैद्य को बुलाकर गरीबों की मुफ्त चिकित्सक शिविर लगवाए। इस जगह वह स्वयं जाता, लोगों की समस्याएं सुनता और उनके हल करने की कोशिश करता। एक दिन एक गांव में एक बूढ़ी औरत ने चंद्र का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुमने हमें नया जीवन दिया है। तुम्हारे जैसे राजकुमार के कारण हमारा विश्वास राजा और भी बढ़ गया है। चंद्र ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ, मैंने कुछ नहीं किया, यह मेरा कर्तव्य है। लेकिन मन ही मन वह सोच रहा था कि यह त्याग उसके पिता को असली बेटे के रूप में स्वीकार करने के लिए काफ़ी होगा। सूरज ने दूसरा रास्ता चुना। उससे खबर मिली कि पड़ोसी राज्य कालिंदा मालवा की सीमाओं पर हमले की योजना बना रहा है। सूरज ने सोचा कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य उसकी प्रजा और राज्य की रक्षा करना। उसने अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों को इकट्ठा किया और सीमा की ओर रवाना हो गया। सीमा पर पहुंचकर सूरज ने देखा कि गंभीर हालत है। कालिंद की सेना ने कई गांवों पर हमला कर दिया और लोग डर के मारे भाग रहे थे। सूरज ने अपनी छोटी सी सेना के साथ रणनीति बनाई। उसने दुश्मनों को जंगल में फंसाने का प्लान बनाया, जहां उसकी बड़ी सेना बिखर जाए। रात के अंधेरे और सूरज
अब उन सैनिकों को कालिंदी की सेना पर आश्चर्यजनक हमला किया। सूरज स्वयं अगले दिन आगे आके लड़ा, तलवार हाथ में लिए। कई बारी उसने जान खतरे में लाई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार सूरज की चतुराई और साहस के कारण कालिंद की सेना पीछे हट गई। गांव वाले सूरज को अपने रक्षक के रूप में देखने लगे। एक गांव के मुखिया ने सूरज से कहा, राजकुमार, तुमने हमें बचा लिया। तुम्हारे बिना हमारा सब कुछ लुट जाता। सूरज ने जवाब दिया, यह मेरा कर्तव्य है। मैं अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। लेकिन मन ही मन वह सोच रहा था, क्या यह त्याग उसके पिता को प्रभावित करेगा। महीना पूरा होने पर चंद्र और सूरज राजमहल लौटे। दरबार सजा था और सारी प्रजा, दरबारी और विद्वान राजा के फैसले का इंतजार कर रहे थे। राजा ने पहले चंद्र को बुलाया। चंद्र ने अपनी कहानी सुनाई। पिताजी, मैंने अपनी सारी संपत्ति प्रजा की भलाई और दान दी। मैंने अनाथों के लिए आश्रम बनवाए, गरीबों को भोजन दिया और बीमारियों की चिकित्सा करवाई। मेरा मानना है कि एक राजा का असली कर्तव्य अपनी प्रजा का कल्याण करना है। फिर सूरज ने अपनी कहानी सुनाई। पिताजी, मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा की। मैंने कालिंद की सेना को भगाया और हमारे गाँव को लूटने से बचाया। मेरा मानना है कि एक राजा का असली कर्तव्य अपनी प्रजा का साम्राज्य की सुरक्षा करना है। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी आपस में बहस करने लगे। कुछ ने कहा कि चंद्र का त्याग बड़ा है क्योंकि उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। कुछ ने सूरज का पक्ष लिया क्योंकि उसने अपनी जान जोखिम में डाली। लेकिन कोई एकमत नहीं हो सका। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और अपने सिंहासन से उठा। उन्होंने दोनों बेटों को पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे पुत्रों, तुम दोनों ने मुझे गौरवान्वित किया है। चंद्र, तुमने दिखाया है कि एक राजा का दिल दयालु और उदार होना चाहिए। सूरज, तुमने साबित किया है कि एक राजा को साहस और निष्ठा उसकी ताकत है। तुम दोनों ने अलग अलग रास्तों में एक ही सत्य का सामना रखा, प्रजा की सेवा और रक्षा। राजा ने एक क्षण रुककर फिर कहा, तपस्वी ने मुझे कहा था, मुझे यह तय करना होगा कि मेरा असली बेटा कौन है। आज मुझे उसका जवाब मिल गया। तुम दोनों मेरे असली बेटे हो। एक राजा को केवल दया या केवल साहस से नहीं चलाया जा सकता। दोनों का संतुलन जरूरी है। इसलिए मैं तुम दोनों को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। तुम साथ मिलकर इस साम्राज्य को संभालोगे। चंद्र, तुम प्रजा की भलाई और नीतियों का ध्यान रखोगे। सूरज, तुम साम्राज्य की रक्षा और शक्ति का ध्यान रखोगे। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। चंद्र और सूरज ने एक दूसरे को गले लगाया और वादा किया कि वह मिलकर अपने पिता के सपनों को साकार करेंगे। प्रजा ने भी इस फैसले का स्वागत किया, क्योंकि उन्हें दो ऐसे राजकुमार मिले थे। उन्हें सुख और सुरक्षा दोनों का ख्याल रखेंगे। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा उत्तराधिकारी वह नहीं जो केवल खून का रिश्ता रखता हो, बल्कि वह जो अपने कर्तव्यों को समझे और उन्हें पूरा समर्पण से निभाए। एक अच्छा राजा वही है जो अपनी प्रजा के लिए जिए, उनकी भलाई करे और उनकी रक्षा करे। चंद्र और सूरज ने दिखाया कि दया और साहस दोनों मिलकर ही एक साम्राज्य को महान बनाते हैं।